गोनिका अरोड़ा। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। 11 साल का सूखा खत्म हो चुका है। मेरे साथ समीप राजगुरु भी जुड़ चुके हैं और आज इस पर चर्चा होगी कि आखिर भारत ने जो जीत हासिल की है, कितनी बड़ी वो जीत है और आगे भविष्य क्या होने वाला है इस टीम का। और ये जीत ऐतिहासिक है, भावुक भी है। 140 करोड़ लोग आज विश्व विजेता बनने का जश्न मना रहे हैं। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। टीम इंडिया ने इस बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया तो किया ही, पूरी दुनिया को अपना दबदबा भी दिखा दिया है। मैन इन ब्लू ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की प्लेइंग 11 का मुकाबला कोई कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता है। फाइनल को छोड़ दे तो रोहित शर्मा ने हर टीम के गेंदबाजों में ऐसा खौफ पैदा किया कि उनकी लाइन लेंथ बिगड़ गई। संघर्ष कर रहे कोहली ने भी जरूरत पड़ी तो अपना दमखम दिखा ही दिया और टीम की नैया को पार लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस अंदाज में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, जो दबदबा पूरे वर्ल्ड कप में दिखाया है, अनबीटन हम जीते हैं, लाजवाब। और हमारे इस खास शो में मैं आपको बता दूं, वो गुरु जिन्होंने ऐसे शिष्य बनाए, ऐसे खिलाड़ी बनाए, वो भी हमारे साथ होंगे। और बात करें अगर ऋषभ पंत की, सूर्य कुमार हो, शिवम दुबे हो या हार्दिक पांड्या, हर किसी ने अपना बहुत जबरदस्त रोल निभाया। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, बुमराह, अर्शदीप, सबने बराबर का योगदान दिया। ये टीम वाकई में कहते हैं ना मैन ऑफ द मैच होता है, इसमें मैन ऑफ द मैच नहीं था कल, ये मैन ऑफ द मैच था। हर खिलाड़ी इस मैच का जो था मैन ऑफ द मैच था। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि टीम इंडिया की ये एक अलग टीम है, बिल्कुल अलग। रन मशीन की जरूरत हो तो सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप, और गेंदबाजी की धार दिखाने की नौबत आए तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को लाचार कर दे। फील्डिंग की बात हो, स्काई एकदम ऐसा स्टैंडर्ड है कि आसमान छूता है हमारा। सूर्य कुमार का वो बाउंड्री पर लिया गया कैच कभी नहीं भूलेंगे आप। और स्काई के लिए कोई लिमिट नहीं है। वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, हिंदुस्तान की ये टीम, जो टीम को कल आपने खेलते हुए देखा, वो प्रेशर में नहीं आती है। पल भर में पलटवार करना इस टीम इंडिया के प्लेइंग 11 से बेहतर शायद ही कोई और टीम कर पाए। और यही वजह है कि हमारी टीम विश्व विजेता बनी है। नतीजा ये हुआ है कि 11 साल बाद हमारी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये टीम लाजवाब है, ये टीम सबसे अलग है। कमाल की बात है, जीत कितना कुछ बदल देती है गोनिका, क्योंकि यही टीम थी, इसको कहीं ना कहीं मैच से पहले कह रहे थे कि ये नए चोकर्स बनाम पुराने चोकर्स के बीच ये मुकाबला है। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान ने ये बताया कि वो चोकर्स नहीं है, वो चैंपियन है। और चैंपियन उनको बनाने में जो भूमिका निभाई है गोनिका, वो खास मेहमान हमारे साथ होंगे। ये शो बड़ा स्पेशल है, मैं आपको बता दूं। गोनिका और मैं मिलकर जो है जिन शख्सियतों से यहां पर बात करने वाले हैं, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है। कोई यहां पर अर्जुना अवार्डी है, तो कोई यहां जो ये कोचेज हैं, ये देश के ना वो हीरे इन्होंने ढूंढ निकाले हैं खान से, जो आज हर तरफ अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वो हीरे इन्होंने ढूंढे। बिल्कुल, लालचंद राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत के पूर्व कोच हैं। और इसके साथ साथ अशोक असवलकर जी, सूर्य कुमार यादव के कोच हैं। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने ऐसा कैच पकड़ा जो मैच का टर्निंग पॉइंट समीप साबित हुआ। और उसी कैच के बाद कहा जा रहा था कि ये कैच अगर ले लिया है, अब इसके बाद टीम इंडिया के लिए देयर इज नो टर्निंग बैक, यानी कि उसके बाद अब टीम सिर्फ आगे जीतती गई। और वो जीत हमने देखी कल, 7 रन से टीम इंडिया ने जीत हासिल की। और जिस तरीके से ये जीत हुई है, वो जश्न जितना बड़ा मना है, वो कल हमने देखा देश भर में, हर राज्य की सड़कों पर हमने देखा कैसे लोग निकल कर आए और उस टीम को सलाम किया। हमने तिरंगा लहराता उधर देखा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से ये बड़ी जीत हुई है, उस जीत का श्रेय पूरी की पूरी टीम को, सिर्फ बैट्समैन को नहीं बल्कि बॉलर्स को भी। बिल्कुल, पूरी टीम, फील्डिंग, सपोर्ट स्टाफ। और दो जो इस वक्त चेहरे आपके सामने चमक रहे हैं, ये कहते हैं ना कैमरे के पीछे के स्टार हैं। लालचंद राजपूत जी हैं और अशोक असवलकर जी हैं, जो कि सूर्य कुमार यादव के कोच हैं। और लालचंद राजपूत जी को सब प्यार से लालू कहते हैं, लालू भाई। और हमारे साथ हैं, बहुत सीरियस दिख रहे हैं, लगता है कि सोकर अभी अभी उठे हैं पूरे रात भर। हाँ, अब आपकी मुस्कुराहट आई लालू भाई। और आप के साथ तो मैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब आएंगे, क्योंकि 2007 में वो वर्ल्ड कप हमने कवर भी किया था, जब आपने टीम को जिताया था। हम पहले लालचंद जी के पास चलते हैं। अब फिलहाल ये यूएई के कोच भी हैं और हिंदुस्तान के पूर्व स्टार खिलाड़ी भी रहे हैं। मुंबई को रिप्रेजेंट किया, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रणजी ट्रॉफी से लेकर हर टूर्नामेंट पे उन्होंने परचम लहराया। लालू भाई, अगर बात की जाए इस टीम की, अगर बात की जाए इस जीत की, 2007 में आप इस टीम के कोच थे। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर आपके साथ था, एक यंग बच्चा था, 19 साल का। 30 रन उसने बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। आज रन नहीं बनाए, लेकिन कप्तानी की। ये रोहित से मैं शुरू करना चाहता हूं, ओवरऑल पूरी टीम की बात करेंगे। रोहित से पहले एक बार रविंद्र जडेजा के बारे में बात कर लेते हैं। T20 क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो रविंद्र जडेजा को लेकर भी ये बड़ी खबर है। इंटरनेशनल T20 से उन्होंने संन्यास ले लिया। ये तीसरा
संन्यास है जो अभी हमें 2 दिनों में सुनने को मिल रहा है। पहले विराट कोहली ने अनाउंस किया और उसके बाद रोहित शर्मा ने, और अब एक और बड़ा झटका है। हालांकि ये फॉर्मेट रहता है क्योंकि हर बल्लेबाज या फिर हर गेंदबाज जो भी अपने आप को जिस तरीके से, जिस कंफर्ट में देखता है, वो उस हिसाब से अपनी पारी को आगे खेलता है, और यही वजह कि रविंद्र जडेजा ने भी संन्यास ले लिया। लेकिन इसी पर लालचंद जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। लालचंद जी, क्योंकि पहले विराट कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा और अब रविंद्र जडेजा। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वर्ल्ड कप जीतते हो तो काफ़ी प्लेयरों को एक बहुत बड़ी खुशी होती है, और ऐसे बहुत रेयरली आते हैं। और वर्ल्ड कप हर टाइम आप जीतते नहीं है। देखो, हमने 2007 में जीता था, अब 17 साल के बाद फिर जीता है, तो काफ़ी प्लेयर लोगों का, हम लोग कहते हैं लास्ट लेग पे है, इसीलिए विराट कोहली ने रिटायरमेंट कर ली, रोहित शर्मा ने कर ली, और अब की बात है कि इमीडिएटली जडेजा ने रिटायरमेंट कर ली। तो मुझे लगता है कि ये अफसोस की बात है कि जडेजा और भी काफ़ी साल खेल सकते थे, बिकॉज ही इज़ फुल्ली फिट और इतना एनर्जेटिक है, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो उसमें पास जो हम लोग कहते हैं ना कि टेबल के ऊपर पूरा एक पैकेज आता है, आई थिंक एक सरप्राइजिंग है। लेकिन सबको एक खुशी होती है कि हम अच्छे मोड पे जाए, जैसे कि वर्ल्ड कप जीते तो उसके बाद रिटायरमेंट ले, लेकिन वो डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट तो खेलेंगे। बिल्कुल। और एक और जाना माना चेहरा राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, इस वक्त जुड़ गए। तबीयत खराब थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अब तबीयत बिल्कुल राजकुमार जी दुरुस्त लग रही है आपकी मुझे, क्योंकि जोश और खुशी जो है तबीयत ठीक कर देती है। लेकिन विराट ने रिटायरमेंट तो ली T20 से, लेकिन वर्ल्ड कप जिताने के बाद नहीं समीप, मेरी वो तबीयत खराब नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बिजी था मैं, और ये स्पोर्ट्स के शोज में ही बिजी था। तबीयत भगवान की दुआ से बिल्कुल ठीक थी। विराट की रिटायरमेंट, यस, हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर उसने रिटायरमेंट ली है। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि भारत वर्ल्ड कप जीता है और उसके फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच है। सो आई थिंक ही चोज अ वेरी राइट ओकेजन, और इससे बड़ा ओकेजन हो नहीं सकता था ऐसा कोई डिसीजन लेने के लिए। बिल्कुल। अशोक असवलकर जी के पास चलते हैं, जिनके चेले ने जो है टर्निंग पॉइंट इस मैच का बताया जा रहा है वो कैच। अशोक जी, क्या खिलाड़ी आपने बनाया एक और, सूर्य कुमार यादव। कितने खुश हैं, वर्ल्ड कप जीतने से तो हम सब खुश ही हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव के इस परफॉर्मेंस और इस कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं हम सबको। कैरेक्टर तो क्या है, सूर्या बोलेगा तो हमारे लिए तो एक बच्चा ही है, और हम लोग तो सूर्या को तो बचपन से ही बच्चे के जैसे ट्रीट कर रहे थे, और मेरा तो वो तो फैमिली मेम्बर ही है। तो कैरेक्टर तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन फील्ड में उसका कैरेक्टर सबको पता चल जाता है कि सूर्या क्या चीज़ है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हमने जो क्रिकेट खेला है, हमने सिखाया है कि हारना नहीं है, फाइट जब तक लास्ट बॉल गिरता नहीं है, लास्ट रन बनता नहीं है, तब तक फाइट करना है। वो चीज़ हमने कल के मैच में भी देख ली, क्योंकि हम ऐसा नहीं लग रहे थे कि कभी मैच में है करके, जो हिसाब से क्लासेन बैटिंग कर रहा था, तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि 4 ओवर रख के ही उन लोग मैच जीत जाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या का एक बॉल ने पूरा मैच को चेंज कर दिया, और उसके बाद में जो लास्ट के 5 ओवर बचे थे, 6 बॉल में 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। बिल्कुल। तो उधर जब बुमराह के 2 ओवर आने के थे, तो उधर कुछ कभी तो लगा कि अभी मैच बन जाएगा, क्योंकि बुमराह हर टाइम जब लास्ट के 2 ओवर के लिए आता था तो लग रहा था कि वो अलग कुछ करके जाएगा, और उसने कल भी वो प्रूव करके दे दिया। बिल्कुल, वो प्रूव कर दिया है। लेकिन लालचंद जी, ये टीम कैसे अलग है? इस टीम को हमने देखा, कई मैचेस में खेलते हुए देखा, लेकिन ये वो ऐसी टीम बन गई है जिसने अजय होकर ये T20 टूर्नामेंट जीता है, जिसने कोई मैच नहीं हारा, 9 में से 8 मैचेस जीते हैं, ये फाइनल जीता है, और सिर्फ एक मैच बारिश के कारण धुला था समीप। लेकिन ये टीम कैसे अलग है बाकी टीम से कि इस टीम ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि 13 साल बाद वर्ल्ड कप और 17 साल बाद T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया। देखिए, ये टीम का एक ही मेन मैं तो कहूँगा कि टेम्पलेट था कि आप जाके एक्सप्रेस योरसेल्फ, पॉजिटिव खेलना है, नो लुकिंग बैक। और आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड कप में हम लोगों ने डोमिनेट किया, हर एक मैच हमने कन्विंसिंगली जीता, और वो ही फॉर्मूला पूरे वर्ल्ड कप में जीता। रोहित शर्मा एग्रेसिव, विराट कोहली के एंकर रोल,
और यस, विराट कोहली के बारे में सब कह रहे थे कि पूरा वर्ल्ड कप में कोई रन नहीं किया है, लेकिन फाइनल में उसने बता दिया कि उसका वैल्यू क्या है। और देखा जाए तो हर एक का एक रोल था और हर एक प्लेयर ने अपना अपना रोल अच्छी तरह से अदाया। देखो, अक्षर पटेल का रोल था कि लेफ्ट हैंड अगर स्पिनर आते तो आपको उसको जाके एक्सेलरेट करना है, उसने मैचअप किया, बॉलिंग में उसने 2-3 विकेट लिए। बुमराह का रोल था कि जब भी विकेट चाहिए अप फ्रंट 1-2 डालेंगे, लेकिन डेथ में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बीच में भी एक विकेट जब चाहिए है तो वो आके विकेट लेते हैं। और पंत का एक नया रोल था कि नंबर 3 पे आके एग्रेसिव खेलना है। हार्दिक पांड्या का एज एन ऑलराउंडर एक फिनिशर रोल था, विकेट लेना। तो देखा जाए तो हर एक प्लेयर इस टीम का पूरा अपना अपना रोल अदा किया है, इसीलिए ये टीम सबसे डिफरेंट है और एग्रेसिव क्रिकेट और डोमिनेटिंग क्रिकेट। बिल्कुल, और भी बात करेंगे इस पे गोनिका, लेकिन राजकुमार जी के पास मैं जाना चाहूंगा। राजकुमार जी, हम सबको मालूम है कि विराट के लिए आप उनके फादर फिगर हैं, बड़े भाई की तरह हैं, एक गाइड, एक मेंटोर हैं आप विराट कोहली के, कोच के साथ साथ। इस रिटायरमेंट से पहले विराट ने कुछ बातचीत की थी कि ये मेरा T20 आखिरी वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि मैं ये राजकुमार जी क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान किया गया था, हम भी उन जर्नलिस्ट में से थे जिन्होंने कहा था कि शायद रोहित विराट को ये वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था 2022 के बाद, क्या इनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। इस तरह की बातें लगातार चल रही थी कि ये सीनियर प्लेयर्स को, अब जूनियर जो है यंग प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए था। क्या इस दौरान आपकी बात हुई थी विराट से कि क्या माइंडसेट था, क्या सोच रहे थे वो? नहीं, देखिए, बात तो उनसे रोजाना ही होती थी, हर मैच से पहले, मैच के बाद होती ही थी। हम इस पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे थे, रादर क्रिकेट पे ज़्यादा बात कर रहे थे, पर्टिकुलर मैचेस पे ज़्यादा बात कर रहे थे। लेकिन हाँ, इट वाज ऑन द कार्ड्स और मैंने कहा राइट अपॉर्चुनिटी थी ये ऐसा करने की, क्योंकि जैसा विराट ने बोला भी कि मौका देना चाहता हूँ मैं यंगस्टर्स को इस फॉर्मेट में, सो दैट ही कैन कंसंट्रेट मोर ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट, जो कि उनकी पहली चाहत है। विराट सभी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट उसकी पहली चाहत है, वो उसको बहुत प्रेज करता है वो और बहुत लाइक करता है टेस्ट क्रिकेट को। तो अब शायद वहाँ पे ज़्यादा वो कंसंट्रेट कर पाएगा, ज़्यादा समय मिलेगा उसको वहाँ पर उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। राजकुमार जी, इस वर्ल्ड कप जीत पर आप, जैसे लालचंद जी ने इस टीम की ताकत बताई, आप भी जबरदस्त कोच हैं, एक कोच जो है सारे यहाँ पे द्रोणाचार्य हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे इस टीम की जीत का सीक्रेट क्या है, मंत्र क्या था इस टीम के? तो समीप, लेकिन एक इंट्रोडक्शन भी दे दी। दिनेश लाड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित शर्मा के कोच, कैप्टन के कोच जुड़ चुके हैं। दिनेश जी को नमस्कार। दिनेश जी से भी लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन राजकुमार जी के पास पहले हम बात पूछ लेते हैं, फिर दिनेश जी के पास भी चलते हैं। रोहित शर्मा को बचपन से उन्होंने कोच किया है। राजकुमार जी, क्या सीक्रेट, क्या मंत्र था इस टीम के सक्सेस का? क्योंकि बहुत मुश्किल में थी। अब आप जिस तरीके से हार्दिक पांड्या जिस समय सिलेक्ट हुए, आईपीएल में बुरा परफॉर्मेंस था, जो उनकी एक तरह से जो सोशल मीडिया में जो फॉर्म उनका था, वो सारी चीजें, वो बहुत सारे नेगेटिव्स इस टीम के साथ जुड़े हुए थे वर्ल्ड कप जाने से पहले। देखिए समीप, मैं सबसे बड़ा रीज़न जीतने का ये कहूँगा कि ये टीम एज ए टीम खेली, एक यूनिट की तरह खेली है, जहाँ पर कि सबने अपना जो रोल उनको दिया गया था उसको रोल को पूरी तरह से निभाया, कोशिश की पूरी तरह से निभाने की, और उसी का नतीजा है कि आप वर्ल्ड कप जीते हैं। वर्ल्ड कप आप एक या दो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से नहीं जीत सकते, इसमें आपको पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि सामने बहुत दिग्गज टीमें होती हैं और ये फॉर्मेट ऐसा है कि जहाँ पर आप 1-2 ओवर भी इधर उधर होता है तो आप के पास रिकवरी का टाइम नहीं होता। तो इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पूरी टीम को, और बल्लेबाजी हमेशा से भारत की स्ट्रेंथ रही है, लेकिन इस बार गेंदबाजों ने जो कमाल किया है वो बहुत ही लाजवाब है। स्पेशली बुमराह एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस रहा है बाकी टीमों में, और इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह का, उनके 4 ओवर किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ी है बुमराह ने भारत को विकेट लेकर दी, भले वो ओपनिंग स्पेल था उनका, मिड ओवर्स में आते थे या डेथ ओवर्स में, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, और राइटली उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया। तो बहुत सारे रीजंस थे, सभी ने अपना रोल निभाया, मैं ये कहूँगा कि, और टीम एकजुट होकर खेली, वो सबसे बड़ा रीजन है ये वर्ल्ड कप जीतने का। एक सवाल एकजुट, बिल्कुल एक गुनिका है प्लीज। बिल्कुल, मैं आपको ना नहीं बोल सकती, ये आपका दिन है। नहीं, मेरा दिन नहीं, हम सबका दिन है। बिल्कुल। और द्रोणाचार्य आए इतने यहाँ पर हमारे हैं। मैं एक लालू भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लालचंद राजपूत जी को सब लालू भाई बोलते हैं प्यार से, तो मैं भी इतने सालों से उनके पीछे पीछे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी उन्हें लालू भाई बोलता हूँ। लालू भाई, अगर इस टीम की बात करें, एक बहुत बड़ी बात राजकुमार जी ने की, वो भी कोच हैं,
उन्होंने कहा ये टीम एक यूनिट की तरह खेली है। 2007 कोई पर्सनल ईगो नहीं था, कोई टीम में कैंप्स नहीं थे, हर कोई यंगस्टर था। 2011 में भी हमने देखा कोई कैंप्स नहीं, कोई ये नहीं, सीनियर और जूनियर सब जीतना चाहते थे, हंग्री थे, और यही चीज 2024 में दिखाई दिया। कुछ खिलाड़ी को शायद मालूम था ये हमारा लास्ट वर्ल्ड कप है, कुछ यंगस्टर्स थे, कुछ सीनियर थे। क्या कुछ सिमिलैरिटी 2007 और 2024 में आपको दिखाई देती है? यस, काफ़ी सिमिलरिटी है। देखिए, जब प्लेयर्स में हंगर होती है ना, एक प्लेयर में हंगर से नहीं जीतता टूर्नामेंट, आपको सभी प्लेयर में वो हंगर होना चाहिए, और इस टीम में वो हंगर दिख रहा था। देखो, टीम एकजुट तो खेलना ही है, बिकॉज दैट इज वाई इट इज अ टीम गेम। नहीं तो अगर कोई इंडिविजुअल खेलता तो टेनिस या बैडमिंटन अलग गेम लेता। जब आप टीम की बात करते हैं तो टीम बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरे का सक्सेस में हैप्पी रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है टीम में, अगर मैं दूसरे की सक्सेस में मैं हैप्पी रहूंगा तो वो मेरी सक्सेस में हैप्पी रहेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती है कि टीम एज ए टीम खेलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टीम और वो टीम में सिमिलरिटी, देयर वेर सीनियर प्लेयर्स और जूनियर प्लेयर्स। जूनियर प्लेयर्स काफ़ी सीनियर प्लेयर्स को बढ़ाते हैं कि नहीं यार आप खेलते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह। आई थिंक ये 3 दिग्गज प्लेयर लोग हैं जो कि टीम को ड्राइव किए। उसके साथ साथ यंगस्टर जैसे पंत है, सूर्या कुमार यादव है, आप सभी का नाम लो, जैसे कि अक्षर पटेल ने जो बैटिंग और बॉलिंग की। ओवरऑल देखा जाए तो ये टीम एक जन से जीती नहीं है, सभी का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए चैंपियन होती है। देखो, टीम लीग मैचेस जीतती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए ऊपर, लेकिन चैंपियनशिप जीतती है कलेक्टिव परफॉर्मेंस के ऊपर, और इस टीम में वो कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिखी, इसीलिए हम चैंपियन बने। बिल्कुल, टीम यूनाइट होकर खेली, और वो कल तस्वीरों में भी दिखा समीप, जिस तरीके से जब हार्दिक पांड्या बात कर रहे थे तो रोहित शर्मा आए उनके पास, उनको किस किया, गले लगाया। और वही रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जिनके बारे में कहा जाता था कि मुंबई इंडियंस में जब रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया, तब कहीं ना कहीं खटपट दोनों के बीच में हो गई थी कि डिसरिस्पेक्ट किया, कई बातें कही गई हार्दिक पांड्या के बारे में। लेकिन रोहित शर्मा के कोच हमारे साथ है दिनेश लाड जी। दिनेश जी, रोहित शर्मा का वो जेस्चर भी और इसके साथ साथ रोहित शर्मा की कप्तानी, जिस तरीके से उन्होंने पूरी कैप्टनसी इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान संभाली है, तमाम जो टूर्नामेंट्स हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? आपके ही वो शिष्य रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे रोहित शर्मा की पूरी परफॉर्मेंस पर और उनकी कैप्टनसी पर? परफॉर्मेंस तो उसने बहुत ही बढ़िया किया है कि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था हर मैच में, आपने देखा होगा कि पॉजिटिवली खेल रहा था। उसने तय किया था कि पहले 6 ओवर में अटैकिंग खेल रहे, जो तय करके आए थे। जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की बहुत ही बेहतर है। कप्तानी के बारे में तो जैसे कि लालू ही बोलता हूँ, लालू ने भी बताया, राजकुमार शर्मा जी बता रहे हैं कि ये टीम गेम है, टीम साथ में सब खेले। अगर रोहित और ऐसा एक कप्तान है जो सबको साथ में, क्योंकि मैंने बचपन से उसे देखा है कि हर प्लेयर को कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि वो हर प्लेयर को अलग तरह से हैंडल करता हूँ। हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस देगा, तू मेरे टीम का मेन प्लेयर है, तुझे ये करना है, ये सब बातें। इसके वजह से ये परफॉर्मेंस उभरता हुआ आता है, क्योंकि अगर आप अपने प्लेयर्स को अगर कॉन्फिडेंस नहीं दोगे तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि रोहित ने सबको लेके खेल के, बट जैसे कि लालू ने, राजकुमार शर्मा जी ने बताया कि एक टीम गेम है, सबने परफॉर्म किया, इसके लिए हम लोग वर्ल्ड कप जीते, ऐसे मुझे लग रहा है। तो सबने परफॉर्म किया और यही वजह है कि हम वर्ल्ड कप जीते हैं। मैं एक बार और लालचंद जी के पास जाना चाहूंगी। लालचंद जी, चलिए ये तो टीम हो गई, ये इस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियन ये टीम बन गई है, अब आगे क्या? अब 3 ऐसे प्लेयर्स जो इस वर्ल्ड कप टीम में खेले हैं, उन तीनों ने संन्यास ले लिया है। अब इन तीनों की जगह आप और किसको देखते हैं? कौन ऐसे और प्लेयर्स हैं, यंग ब्रिगेड जो कि लगातार IPL में भी खेलती आ रही है, आपको किसको देखते हैं जो इनको रिप्लेस कर पाएंगे? हालांकि रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर कहें कौन इनकी जगह ले पाएगा? करना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। जैसे आपने कहा, रिप्लेसमेंट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने दिग्गज प्लेयर हैं, इनका रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने सतत इतने साल परफॉर्मेंस किए हैं, तो इमीडिएटली फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन येस, देयर आर प्लेयर्स जो कि यंगस्टर्स हैं, जो कि अच्छा कर रहे हैं। जैसे यशस्वी जायसवाल जो टीम के बाहर है, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, IPL में अच्छा किया। ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छा प्लेयर है जो कि काफ़ी 2-3 सीजन से बहुत ही अच्छा कर रहा है। और जैसे कि बात की है कि जडेजा के संन्यास लेने के बाद मुझे लगता है कि अक्षर पटेल इज़ द राइट सब्स्टिट्यूट फॉर जडेजा, बिकॉज जब जडेजा खेलता है और अक्षर पटेल भी खेलता है कि दैट शोज दैट कि दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। देखो, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड स्पिनर है, बैटिंग करता है, ब्रिलियंट फील्डर है, तो इज़ एन आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर जडेजा। बट लेकिन विराट और रोहित का रिप्लेसमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और अशोक असवालकर जी भी हैं। अशोक जी, यहां से सूर्या के लिए भी बोल रहे हैं कि फ्यूचर का कैप्टन टीम इंडिया का सूर्या भी हो सकता है, लेकिन सूर्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है इस टीम में अब, क्योंकि ये सबसे स्टार बैट्समैन सूर्य कुमार यादव है, अब हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। यस, बराबर, क्योंकि क्या है, विराट कोहली, सूर्या, जडेजा सब निकल जाएंगे अभी, तो अभी का तारीख में बैट्समैन की तरफ देखा जाएगा तो सूर्या ही है कि उसको अभी अपना गेम पे फोकस करके आगे चलना पड़ेगा, कि बाकी लोगों को साथ में लेके खेलना पड़ेगा उसको, क्योंकि सूर्या की ताकत ही अलग है। अगर वो जिस दिन चल जाता है हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन वो ताकत के बजाय अभी हमको हमारा दिमाग में गेम रख के खेलना पड़ेगा, और मेरे को खुद से साबित करना पड़ेगा कि मैं सब जगह पे सही हूँ, और वो जब उसके दिमाग में आ जाएगा और वो करना चालू हो जाएगा तो उसके बाद का सूर्या सबको अलग दिखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चार जो है महान कोचेस यहाँ पर हमारे साथ हैं, द्रोणाचार्य हमारे साथ है गोनिका। इससे ज्यादा किस्मत हमारी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके साथ बात करना ही जो होता है, मतलब आप इवॉल्व हो जाते हैं, आप एजुकेट हो जाते हैं इतने बड़े कोचेस के साथ बैठ के। चारों कोचेस से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं वन बाय वन, खासकर शुरुआत करते हैं दिनेश लाड जी से। कोच के तरह अगर आप इस टीम को देख रहे थे, आपको क्या लग रहा था इस वर्ल्ड कप में सबसे मुश्किल पॉइंट कौन सा था? दिनेश जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, जहां पर आपको लग रहा था कि टीम पता नहीं यहां से पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये पार कर गई, वर्ल्ड चैंपियन। मुझे तो कहीं लगा नहीं कि हमारी टीम खराब थी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हम स्ट्रांग थे। आपने बल्लेबाज देखा, आपने विराट है, रोहित है, सूर्य कुमार है, देन शिवम दुबे है, जो अच्छी टीम हमने चयन किया था, अच्छी टीम, क्योंकि हमारे गेंदबाज बुमराह वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलर है, हर्षदीप बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, हमारे तीनों स्पिनर अच्छे थे, हार्दिक पांड्या एक अच्छा ऑलराउंडर था। तो मुझे पता नहीं कि आप ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि आपको किधर कामयाब दिख रहे थे। मुझे किधर भी कामयाब नहीं दिख रही थी। मैं तो कॉन्फिडेंस था, जिस दिन वर्ल्ड कप की टीम निकली, जिस दिन रोहित को कप्तानी मिली, उसी दिन मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड कप हम लोग जीतने वाले हैं। हाँ, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कहा खामियां दिख रही है। दिनेश जी, आप मतलब पिटवाओगे क्या मुझे? मुझे ये पूछना, चैलेंज सबसे बड़ा कौन सा लग रहा था? राजकुमार जी, कोई ऐसा डेफिनेटली होता है जहां पे हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड, ऐसा कोई पड़ाव था इस वर्ल्ड कप में आपको लग रहा था हाँ इस चैलेंज को पार करना? क्योंकि अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है, आपको बड़ी टीम्स को हराना होगा। आपने हराया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अच्छा चैलेंज भी दिया है, और यही वजह कि 7 रन फासला कम रहा, लेकिन सबकी सांसें अटक गई थी, और कहीं ना कहीं वो लास्ट के 5 ओवर जिसमें सबको लगा कि हाँ अब एक उम्मीद जग गई है कि अब मैच जीत सकते हैं। राजकुमार जी, देखिए, बहुत मुश्किल तो नहीं हुई, सिर्फ फाइनल में मैं कहूँगा थोड़ा सा लगा कि हम मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स को हेल्प करने वाली विकेट थी, जहाँ पर कि स्ट्रांग पॉइंट था वो साउथ अफ्रीका का। तो वहाँ पर एक हल्का सा दिमाग में आया था कि कहीं जिस तरह की गेंदबाजी है साउथ अफ्रीका की, फास्ट बॉलर्स, तीनों फास्ट बॉलर्स काफ़ी अच्छे थे, तो क्या कि वो ज़्यादा परेशानियां ना खड़ी करें भारतीय बल्लेबाजों के लिए। वरना तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत कॉन्फिडेंट हम लोग थे, क्योंकि हमारे तीनों स्पिनर्स बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी क्लिक कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी। फाइनल में सिर्फ ये देखते हुए कि उनके पास रबाडा है, नौके और ये मार्को येंसन थे, तो तीनों फास्ट बॉलर्स बहुत क्वालिटी बॉलर्स थे, और विकेट अगर फास्ट बॉलर्स को हेल्पफुल था तो वहां पर ये लग रहा था कि वहां पे एडवांटेज साउथ अफ्रीका ना हो जाए। लालू भाई, हाँ, था कोई टेंशन हुआ पूरे वर्ल्ड कप में? किसी मोड़ पे वर्ल्ड कप में ऐसा था, एक ही टीम जो मुझे लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फाइनल में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो हमारे मुकाबले आए ही नहीं, सेमीफाइनल में हार गए। और फाइनल में भी यस, जैसे कि विकेट दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, लेकिन जब हम पहले बैटिंग करते हैं, फाइनल में आप ऑलवेज पहले बैटिंग, मुझे मुंबई कर्स का मानना है, और मुझे लगता है इसीलिए रोहित भी पहले बैटिंग करने का सोचा होगा। स्कोर ऑन द बोर्ड, प्रेशर फील्डिंग टीम को होती है, जो चेस करते हैं ना उनको होती है, तो इसीलिए हमने पहले बैटिंग की। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी, लास्ट
4 ओवर बहुत क्रूशियल थे, तब ऐसा लग रहा लालू था भाई कि 39 फॉर 3 भी थे। मतलब जो मोमेंटम है साउथ अफ्रीका लालू भाई हो रहा है 39 फॉर 3 भी थे। मतलब हालत खराब हो गई थी, उसमें से आपके टॉप मोस्ट स्टार बैट्समैन रोहित आउट हो चुके थे। या आई थिंक 39 फॉर 3 से मुझे नहीं लग रहा था कि हमारी टीम इतनी लड़खड़ाएगी बैटिंग में, बिकॉज हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। देखो हम लोग 10 नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं, तो 39 फॉर 3 और उसमें आपको विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, विराट कोहली को वो रोल दिया गया था कि एंकर करो, और आई थिंक उसने काफ़ी अच्छा निभाया। और देखो उसके बाद हमारे पास सूर्य कुमार जल्दी आउट हो गए इस मैच में, पंत आउट हो गए, लेकिन जिस तरह से अक्षर पटेल ने बैटिंग की है आई थिंक लाजवाब। और उसके बाद हार्दिक पांड्या अच्छे फिनिशर है, शिवम दुबे अच्छे फिनिशर है, और बाद में जडेजा। तो जडेजा इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन वो भी एक अच्छे बैट्समैन है जो कि आपको मैच जिता सकते हैं और अच्छे फिनिशर भी है। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा 39 फॉर 3, ये तो देखो T20 में होता है, 2 विकेट जल्दी जाती है, लेकिन आप उसको एक पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यस, अगर हम लोग 160 170 करेंगे तो इट विल बी अ गुड गेम। बिल्कुल, धड़कन जो सबकी तेज हुई थी और यही वजह है कि एक पॉइंट पर लगा कि अब शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन टीम इंडिया ने वो पॉसिबल कर दिखाया। राजकुमार शर्मा जी, क्योंकि लगातार विराट कोहली को लेकर यह कहा जा रहा था कि विराट कोहली जिस तरीके से बाकी मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाया, और उसके बाद जो आखिरी फाइनल में उन्होंने परफॉर्म कर दिया, उसके बाद विराट कोहली को लेकर सबके मन में जो सवाल खड़े हो रहे थे वो सवाल कहीं ना कहीं शांत हो गए, सब कुछ जवाब मिल गया। तो राजकुमार जी हमारे साथ, उनसे संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक बार दिनेश लाड जी के पास जाना चाहूंगी। दिनेश जी, रोहित शर्मा जो कैप्टन, जिस तरीके की कैप्टनसी उन्होंने की है, अब आपको कोई और ऐसा प्लेयर दिखता है यंग ब्रिगेड में जो रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट पे कैप्टन के तौर पर रिप्लेस कर सकता है? नहीं, तो ये मैं आपको कह नहीं सकता हूँ किसको कैप्टन करना है, बट हार्दिक पांड्या है, शुभम गिल है, ये 2 कंटेंडर मुझे लग रहे हैं। वो तो उनका डिसीजन है बीसीसीआई का किसको कैप्टन करना, क्या करना है, बट ये 2 कंटेंडर मुझे दिख रहे हैं। लेकिन टीम को साथ लेकर कौन चल सकता है? शुभमन गिल को भी अब जिम्बाब्वे के टूर्नामेंट में उनको कैप्टनसी दी गई है, हार्दिक पांड्या को भी कई मौकों पर देखा गया हमने एज कैप्टन। यस, हार्दिक पांड्या भी अच्छा कंटेंडर है, उसके लिए मैं हार्दिक को भी सोचूंगा। अगर हार्दिक का कप्तान करके तो वो टीम को साथ ले सकता है। दिनेश जी, एक स्टैट्स है रोहित शर्मा का। मैं पूरा स्टैट आ रहा था आप लोगों से बात करने से पहले, पढ़ लिख लेना चाहिए थोड़ा सा, है ना, नहीं तो क्लास लग जाएगी आप ही से कि पढ़ के नहीं आया है। तो मैं पढ़ रहा था, स्टैट्स देख रहा था, तो रोहित शर्मा का पता है गोनी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट सामने आया है। उनके पूरे करियर में उन्होंने कल रिटायरमेंट का अनाउंस किया, 259 T20 मैचेस खेले हैं और करीब 4,500 रन भी बनाए। लेकिन दिनेश जी, आपको पता है कि किसी भी सीरीज में इतने सारे रन कभी भी नहीं बनाए हैं रोहित शर्मा ने। पहले वर्ल्ड कप में जब लालू भाई कोच थे उसमें 88 बनाए, उसके बाद जो बाकी के सारे वर्ल्ड कप थे उसमें हाईएस्ट उनका 188 था 5-6 मैचेस में। पिछले वर्ल्ड कप की भी बात करें 188 रन थे, और इस बार 257 रन बनाए। क्या चेंज आया है यहां पर रोहित शर्मा के? डेफिनेटली ये मेंटल है यहां पर दिनेश जी, क्योंकि स्किल्स में तो कोई कमी आई नहीं है, स्किल्स तो वही है। उम्र भी हुई है, तो उम्र में पहले 400 होने चाहिए थे, अब 200 होने चाहिए थे, लेकिन पहले 100-150 थे, अब 250-300 पहुंच रहे हैं। तो क्या चेंज ऐसा आया कि रोहित शर्मा का बेस्ट सीरीज टूर्नामेंट ये वाला साबित हुआ है? अभी कैसे T20 में आप कुछ गेस नहीं कर सकते, कई दिन परफॉर्मेंस होता है, कई दिन परफॉर्मेंस नहीं होता है, बट जिस तरह से रोहित ने लास्ट वनडे में भी जिस तरह से बल्लेबाजी की, बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलने चालू किया था उसने, उसकी वजह से उसको ये जो परफॉर्मेंस है उसका कारण वही है। बाकी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि T20 में आप क्या गेस कर सकते हो, जाके खाली आपको बैट घुमाना है। अगर आप 1-2 ओवर भी डिफेंसिव रहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव क्रिकेट खेला, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस हो, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बैट्समैन के बारे में बात कर ली, और कहा जाता है ना कि बैट्समैन विन मैचेस, बॉलर्स विन द टूर्नामेंट्स, और यही वजह है कि हमने जो बॉलर्स को देखा है इस टूर्नामेंट में, जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है जसप्रीत बुमराह, उनको कोई मतलब अब भूल नहीं सकता है। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से विकेट्स लिए हैं और जिस तरीके के हर मैच में उनका परफॉर्मेंस रहा है, और यही वजह कि मैन ऑफ द सीरीज उनको बनाया गया है। लालचंद जी, क्या भविष्य देखते हैं आप बुमराह का आगे? देखिए, बुमराह एक, मैं तो कहूँगा, आइकॉन प्लेयर है इंडिया के लिए, बिकॉज हम कहते हैं ना कि बुमराह के बिना टीम एकदम, बॉलिंग डिपार्टमेंट एकदम मतलब मैं तो कहूँगा कि
लगती नहीं है कि इतनी स्ट्रांग बॉलिंग होगी। आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2022 में वर्ल्ड कप में वो नहीं थे, इंजरी से थे, तभी हमारी बॉलिंग बहुत वीक लग रही थी। और इस साल देखो उसकी आने से अपनी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग लगती है। और मेन थिंग है बुमराह का कि वो आप कभी भी उसको बुलाओ तो वो आपको विकेट लेके देंगे या उसको इकोनॉमिकल बॉलिंग डालेंगे और काफ़ी प्रेशर बनाते हैं बैट्समैन के ऊपर। और जब प्रेशर बनाते हैं तो बैट्समैन के डेफिनेटली विकेट मिलने की ज़्यादा चांसेस हो जाती है। और आप इस फाइनल में यस बुमराह तो मैन ऑफ द सीरीज ही बने, लेकिन एक ओवर जो अर्शदीप का है वो भी हम भूल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था। उसमें भी उसने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और एक लेफ्ट हैंडर होने के नाते आई थिंक एक एंगल डिफरेंट क्रिएट करता है। और देखा जाए तो हमारी ओवरऑल बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग। जब आपका पूरा स्किल लेवल साथ होता है जैसे कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, देन टीम चैंपियन होती है। और इस टूर्नामेंट में वही देखा कि हमारी जो स्किल लेवल है वो एट द हाईएस्ट लेवल थी। बैटिंग में हाईएस्ट लेवल थी, बॉलिंग में हाईएस्ट लेवल और फील्डिंग में जिस तरह से सूर्या कुमार ने जो कैच पकड़ा है, आई थिंक वो कैच वर्ल्ड कप, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड कप जीतने का कैच था वो। अगर वो कैच नहीं पकड़ते तो आई थिंक शायद कभी ना कभी ऐसे लगता है ना कि शायद साउथ अफ्रीका करीब आती, लेकिन आई थिंक दैट कैच मेड इंडिया विन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल लालू भाई, ऐसा था जैसे 1983 में कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का कैच लॉर्ड्स में पकड़ा था और उसी कैच की वजह से जो है इंडिया एकदम मैच में वापस आई और उस मैच को जीता भी। तो कंट्रीब्यूशन तो सबका होता है। अशोक जी, रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं, है ना, मुंबई का लड़का है वो, आप लोगों का कैप्टनसी की, सूर्य कुमार यादव को भी गाइड किया है। तो ये सूर्य कुमार के लिए, ये आपके दूसरे प्लेयर्स के लिए रोहित का एक कप्तान, एक बिग ब्रदर का रोल कैसा होता था, कितना, क्योंकि स्काई से आप बात करते थे तो रोहित के लिए क्या वो बोलते थे, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट मैंने देखा है कि स्काई के दिल में है रोहित शर्मा के लिए और रोहित ने बहुत बैक भी किया है सूर्या को। तो एज कैप्टन, एज बिग ब्रदर, वो बहुत बड़ा रोल एक होता था रोहित शर्मा का टीम में। ये रोहित शर्मा और सूर्या बोलते हैं ना कि वो एक जोड़ी है, और रोहित शर्मा को सूर्या को जो रोहित शर्मा ने बैक किया है वो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज सूर्या जो भी दिख रहा है वो रोहित शर्मा की बदौलत ही है, क्योंकि रोहित शर्मा सूर्या को बहुत ज़्यादा बैक करता है, उसको संभाल के लेता है, जो भी है कुछ भी है उसके साथ में सूर्या भी रहता है हर टाइम पे। कि बोलते हैं ना कि मुझे कुछ सीखना है तो बड़े के साथ बैठ के ही सीखना है, और सूर्या ने बता दिया कि उसके साथ बैठने के बाद क्या क्या सीख सकता हूँ मैं, और वो सूर्या ने बता दिया और रोहित ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा है तो सूर्या एकदम इजी हो गया है क्रिकेट के लिए। क्योंकि क्या होता है, मेरे को जब तक मेरा कैप्टन से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कितना भी अच्छा खेलता रहूँगा तो मेरा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, लेकिन मेरा कैप्टन ही मुझे बैक करेगा। तो जैसा आपने हमें पूरा वर्ल्ड कप में देखा कि रोहित ने सबको बोल दिया कि जो जिसको खेलना है बिंदास खेलना है, बिना डरे क्रिकेट खेलो, जो होएगा देखा जाएगा। और वो जो फॉर्मूला रोहित ने लाया वो आज हमने पूरा वर्ल्ड कप में देख लिया। क्योंकि आज हम लोग जो वर्ल्ड कप जीते वो मैच का टर्निंग पॉइंट मैं तो बोलूँगा कि जो पाकिस्तान वाला मैच, जो पाकिस्तान को 119 में हमने रोका उनको, उधर से हमारा बॉलर लोग को उनका ताकत मालूम पड़ गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग कितना भी स्कोर बनाएंगे तो हमारे बॉलर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक मैच ने सबको अपना हैसियत बता दिया कि हमको कैसा जाना है, क्या करना है और क्या क्रिकेट खेलना है। और वो क्रिकेट जो उन्होंने खेला कल वो हमने सब ने देख लिया। क्योंकि एक मोमेंट था ऐसा कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग मैच हार जाएंगे, लेकिन लास्ट का 5 और 30 बॉल 30 जब आ गया तो मुझे किधर तो लगा कि हम लोग मैच बना लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम था बुमराह के 2 ओवर, क्योंकि हर टाइम बुमराह लास्ट के 2 ओवर में आ रहा था तो मैच बना के ही जा रहा था। उधर किधर भी नहीं लग रहा था कि बुमराह रन देगा, बुमराह आ रहा था, विकेट लेके जा रहा था, तो उधर से मालूम पड़ा कि मैच बनेगी। और लकीली मैं जो दिल में सोच रहा था वो सच हो गया। बिल्कुल, डर तो सबको लग रहा था, लेकिन वो आखिरी ओवर, आखिरी ओवर समीप सबको याद है। मैं कहानी बता दूं लालू भाई और अशोक जी, गोनिका और हम यहाँ पर स्टूडियो में थे और गोनिका को मैंने कहा जीत रहे हैं, डोंट वरी, 177 बनेंगे नहीं। और जब 30 रन रह गए 30 गेंदों में,
गौनी का बड़ी बड़ी आंखें करके मेरे को बोल रही है क्या हो गया, मतलब कोई बात नहीं, डर लग रहा है लेकिन जीत जाएंगे जीत जाएंगे। तो ये कल रात की कहानी है, हर किसी की यही कहानी है। कोचेस को भी डर लग रहा था, हमको भी सबको डर लग रहा था, fans को भी डर लग लेकिन रहा वो आखिरी 5 ओवर ने सब पूरा मैच संभाल भी लिया। बिल्कुल। आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या का, हार्दिक पांड्या के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया, इतना ट्रोल उनको किया गया, मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी जब उनको मिली उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चला। और जब मैच के बाद भी उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि उनको 6 महीने में बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, और जवाब उन्होंने दिया आखिरी ओवर में जब उन्होंने मैच को जिता दिया। लालचंद जी, इसमें मैं तो श्रेय दूंगा अगर रोहित शर्मा को, बिकॉज रोहित शर्मा ने उसके ऊपर भरोसा जताया। प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है जब कप्तान उसको भरोसा दिखाता है, और जब भरोसा दिखाता है तो परफॉर्मेंस उभर के आता है। और हार्दिक पांड्या के ऊपर वही हुआ, बिकॉज लास्ट ओवर डालना ये बहुत इजी बात नहीं है। वर्ल्ड कप आपका जीतना और हारने के ऊपर होता है, तो जो प्लेयर का मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग हो, और जैसे हम कहते हैं कि उसकी जो नर्व्स है स्टील जैसी बनी हो, और उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि आजू बाजू का एनवायरनमेंट में जब वो बॉलिंग डालने आया तो ही वॉज सो कूल एंड काम। तो उसी बदौलत उसने जो बॉलिंग डाली है, यस पहला बॉल में बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा, लेकिन उसके बाद जो उसने 5 बॉल डाले आई थिंक बहुत ही उम्दा। और मुझे लगता है कि इसीलिए उसको रोल दिया गया होगा, अगर ज़रूरत पड़े तो लास्ट ओवर आपको डालना पड़ेगा, और इसीलिए हार्दिक पांड्या को लास्ट ओवर दिया गया, और मुझे लगता है उसने अच्छी तरह से निभाया। और हम सब की बात करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहते हूँ कि टीम एक प्लेयर के ऊपर नहीं होती है, टीम इसीलिए कहती है कि आपका सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जब ही टीम चैंपियन बनती है। और इस वर्ल्ड कप में सभी प्लेयर लोगों ने साबित कर दिया कि सबका अपना अपना जो रोल है उन्होंने अच्छी तरह से निभाया, इसीलिए हमने जीता। बिल्कुल। लालू भाई, एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि घर पर खेलते हुए बहुत दबाव होता है, और 2011 में टीम इंडिया पहली बार वो टीम बनी जिसने घर पर वर्ल्ड कप जीता। लेकिन 2023 में 2023 में हम फाइनल हार गए घर पर, लेकिन वो जीत जाते तो ये भी बात होती कि घर पर खेल रहे थे, जीत गए, भाई क्या बड़ी बात है। लेकिन कमाल की बात देखिए, 2007 में आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीता, 1983 में आपने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीता, 2024 में आपने यूएस और वेस्ट इंडीज में इतने मुश्किल कंडीशंस में जाके वर्ल्ड कप जीता। क्या वजह है, बाहर जाके हम कुछ ज्यादा निखर जाते हैं, हो क्या जाता है हमें? डर के मारे सब एकजुट हो जाती है क्या टीम यूनिटी बढ़ जाती है क्या? जाते हैं तो प्रेशर इतना नहीं होता, जब आप होम कंट्री में प्रेशर घर में खेलते हो तो ज्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज एक तो पब्लिक का प्रेशर होता है, और मीडिया का प्रेशर तो होता ही सब जगह, और जो होम क्राउड होता है वो थोड़ा से ज्यादा शैतानी करती है जब हम होम में खेलते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है ना कि कभी कभी प्लेयर लोग का परफॉर्मेंस इतना आता नहीं है। जब हम बाहर खेलते हैं इस सब से दूर होते हैं, सो यू हैव अ मेंटल पीस, आपका फोकस खाली मैच के ऊपर होता है, और एक ही फोकस है कि हमको जीतना है। इसलिए आपने देखा होगा कि 3 वर्ल्ड कप हम बाहर जीते हैं, 2007 में भी हम साउथ अफ्रीका जीते, 1983 में हम इंग्लैंड में जीते, और अब भी हम वेस्ट इंडीज में जीते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बाहर अच्छा खेलते हैं, लेकिन घरेलू मैदान पे हम थोड़ा सा बिखर जाते हैं। लेकिन यस, हमने 2011 में वानखेड़े आपको भी लगता है घर में ज्यादा डर लगता है समीप? जो एक्सपेक्टेशन था अभी लास्ट ईयर जी लालू भाई, सॉरी, नहीं डर तो नहीं लगता है, लेकिन एक हौसला होता है कि अच्छा करने का, वो हौसला आई थिंक बाहर अच्छा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सूर्य कुमार यादव के कोच हैं अशोक असवलकर जी। मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हमारे जितने फैंस हैं उनको, जो बॉम्बे के उनको तो पता है, मुंबई के फैंस को पता है कि अशोक असवलकर जी कौन है, सूर्य कुमार यादव के कोच हैं और उनका क्या रुतबा है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में शायद नहीं मालूम होगा, इसलिए क्योंकि कैमरे के पीछे होते हैं। अशोक असवलकर जी आपको ब्लू टी शर्ट में दिख रहे हैं, लालू भाई को सब जानते हैं, ये इंडिया के लिए भी खेले, टीम को पहली बार वर्ल्ड कप जीता है 2007 में। ये सूर्य कुमार यादव के कोच हैं। अशोक जी, एक कोच के हैसियत से हमने बहुत बात की प्लेयर्स की, है ना, लेकिन सपोर्ट स्टाफ, कोच राहुल द्रविड़, कितना बड़ा रोल था इस वर्ल्ड कप विन में? पहला तो एक बात मैं बता दूं, लालू जो है, हम साथ में ही क्रिकेट खेले हैं हमारे इधर, तो हमारे खास दोस्त है एकदम। और सपोर्ट स्टाफ का जब बोलेंगे आप, तो सपोर्ट स्टाफ का रोल इतना ज़बरदस्त है ना कि खेलने वाले तो खेलते ही रहते हैं, लेकिन सपोर्ट स्टाफ नहीं होएगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या करना है, क्या जाना है। क्योंकि क्या है, खेलने वाले खेलते रहते हैं, लेकिन जब बाहर के जो लोग बैठते हैं ना,
कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमको किधर तकलीफ हो रहा है, हमको क्या चाहिए, वो सब देखते हैं। तो सपोर्ट स्टाफ का सबसे बड़ा रोल होता है। और कोच तो राहुल द्रविड़ तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो जैसा आदमी अगर हमारा कोच है तो उससे बड़ी बात है ये हो ही नहीं सकती है कि वो आदमी इतना ज़बरदस्त है कि बोलते हैं उसको वॉल, तो सचमुच का वॉल है। और सबके पीछे खड़ा ऐसा हो गया कि तुम खेलो, मैं बैठता हूँ, मैं देखता हूँ कैसा जाना है, क्या करना है। और उसने सबने प्रूव करके भी बता दिया। और टीम यूनिट जो है, और जैसा आप बीच में अभी बोल रहे थे हार्दिक पांड्या के ऊपर जो टीम मैनेजमेंट ने उनके ऊपर जो होप्स रखा, तो उनको मालूम था कि हार्दिक पांड्या कैसा जाने वाला है, क्योंकि आईपीएल अलग लेवल का क्रिकेट है और इंडिया को क्रिकेट जब मेरे को खेलना है तो मुझे अलग लेवल में जाके ही खेलना पड़ेगा। फिर उधर मेरा किसी से नहीं जमता है, होता है नहीं होता है, कुछ नहीं चलता है। मुझे अगर टीम मैनेजमेंट में मेरे को टीम में डाला है तो मेरे को 100% के ऊपर जाके मेरे को देना पड़ता है। और हार्दिक पांड्या तो मैं जब हार्दिक पांड्या का टीम नाम अलाउंस हो गया था तब मैं मेरा लड़के से बात ही कर रहा था कि हार्दिक पांड्या के सिवा और कोई चॉइस हो ही नहीं सकती है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो एक सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है। और उसने ये वर्ल्ड कप में पूरा टाइम प्रूव करके बताया कि उसका बॉडी लैंग्वेज आप आईपीएल में देखो और अभी का वर्ल्ड कप में बॉडी लैंग्वेज देखो, हार्दिक पांड्या सबको अलग दिख रहा था, बिल्कुल अलग दिख रहे थे। और राहुल द्रविड़ की क्योंकि हम बात कर रहे थे, राहुल द्रविड़ वो शख्स है, जब उनसे पूछा गया कि विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नहीं चले इतने मैचेस में, रन नहीं आए बल्ले से, तो अब फाइनल में क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि फाइनल के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस संभाल के रखी है, फाइनल में उनका परफॉर्मेंस देखिएगा। अशोक जी, राहुल द्रविड़ को भरोसा था कि विराट कोहली परफॉर्म करेंगे? हाँ, राहुल द्रविड़ को कि हमको भी भरोसा था कि विराट कोहली एक मैच खेलेगा और वो प्रूव करके बताएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, और वो उसने फाइनल में प्रूव करके बता दिया। और उसको जो रोल दिया था कि तुम जाके खड़े होना है, बाकी जो लोग खेलना है वो खेल लेंगे, और जो विराट कोहली खड़ा हो गया, अक्षर पटेल ने आके मैच बना लिया। और विराट कोहली मैच में बैटिंग नहीं हो रही थी ना, ठीक है ना, लेकिन फील्ड में तो विराट कोहली दिख ही रहा था सबको, क्योंकि क्या है, हर एक को अपना रोल मालूम है, मेरे को किधर तो मेरे को परफॉर्मेंस करना है। और बड़े प्लेयर ऐसे ही नहीं बन जाते ना कि हम बोला और कोई बोला तो वो खराब हो गया। सबको अपना रोल मालूम रहता है, वो अपना रोल में एकदम परफेक्ट फिट रहते हैं, इसलिए तो इतना बड़ा लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई ऑर्डिनरी आके थोड़ी खेल सकता है वो क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। लालू भाई, एक बात में, राहुल द्रविड़ की बात हो रही है क्योंकि इनकी बात करनी बहुत जरूरी है। जैसे आप पर्दे के पीछे होते हैं, अशोक जी हैं, दिनेश लाड जी थे, राजकुमार जी थे, लालू भाई तो खेले भी हैं इंडिया के लिए, और कोच उसके बाद पर्दे के पीछे ही हैं। हमें पता नहीं चलता कि क्या बैकग्राउंड, जैसा कि अशोक जी ने कहा, इनके बिना तो टीम ही नहीं खेलती, एकदम फैक्ट है ये। लेकिन लालू भाई, ये राहुल द्रविड़ की फिलॉसफी जो थी, कोचिंग फिलॉसफी, वो समझ में नहीं आ रही थी कि ये अटैकिंग कोच है, ये डिफेंसिव कोच है, ये तेज गेंदबाजों को लेकर जाना चाहते हैं, एक बैट्समैन एक्स्ट्रा लेकर डिफेंसिव खेलना चाहते हैं। तो ये किस तरीके की कोचिंग फिलॉसफी, क्या आप किस तरीके से इन्होंने टीम को बिल्ड किया, कैसे इन्होंने इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाया, आपको समझ में आया? थोड़ा सा डिकोड कर सकते हैं लालू भाई इस चीज को, राहुल द्रविड़ की कोचिंग? हर एक कोच का एक अलग सा मेथड होता है, और आई थिंक राहुल द्रविड़ का एक था कि पहले हमारी टीम को स्ट्रांग करिए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में फास्ट बॉलर्स, फिर स्पिनर्स ले जाए, और एक जैसे मैं पहले भी कहा, टेम्पलेट होता है कि कैसे हमें क्रिकेट खेलना, ब्रांड ऑफ क्रिकेट उसको कहते हैं हम लोग, कि क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलेंगे। हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, या फिर हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे, या फिर हम दोनों को मिक्स करेंगे। तो ये एक ब्रांड होता है कि जो इंडियन टीम ने इस वर्ल्ड कप में दिखाया, और ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया कि हम एग्रेसिव खेलेंगे। पहले 6 ओवर में हम लोग को एग्रेसिव खेलना है, और 2 बैट्समैन के ऊपर हम एग्रेसिव खेलने के लिए फ्री हैंड देंगे, और उसके बाद जो है फिनिशर्स, हमारे पास काफ़ी फिनिशर्स है। देखो हमारे पास दुबे है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, तो आपके पास हर एक प्लेयर है जो कि अलग अलग रोल कर सकता है, और इसी से टीम बनती है। और आई थिंक बिहाइंड द सीन जो कोच का काम होता है वो साइलेंटली काम करता है, बिकॉज वो ग्राउंड पे दिखता नहीं है। जब हम जीतते हैं, जब वो ब्रांड अच्छा खेलते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं यार, इस टीम को इस ब्रांड के लिए बनाया गया है, और उस ब्रांड के लिए राहुल द्रविड़ ने इस टीम को बनाया कि इस वर्ल्ड कप में हम इस टीम से खेलेंगे। और कैप्टन और कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो,
कैप्टन और कोच का सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों एक ही पेज पे है तो टीम अच्छी करती है, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ एक ही पेज पे थे, दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था। और आपने रोहित का इंटरव्यू भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि उसने काफ़ी राहुल द्रविड़ को बताया कि वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे थे, क्योंकि देखो कैप्टन बॉस होता है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन कोच बॉस होता है कि ग्राउंड के बाहर, बिकॉज आपको सबको मैनेज करना है, एक स्ट्रैटेजी होती है, बैट्समैन के रोल्स होते हैं, कौन बैट्समैन कब जाएगा, कौन बॉलर कब लाएगा, ये सब स्ट्रैटेजी करना और गेम प्लान देना ये कैप्टन को देना कोच का काम होता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था, इसीलिए ये टूर्नामेंट हमने जीता है। और लास्ट 2-3 साल से लगातार राहुल द्रविड़ इसके पीछे पड़े थे कि एक ब्रांड का क्रिकेट टीम हमको बनाना है, और वो ब्रांड का टीम बनाई और आज हम विश्व कप के चैंपियन बन गए। बिल्कुल। एक और सवाल अर्शदीप पंत, इनके बारे में भी जरा बात कर रहे थे। लेकिन एक छोटा सा सवाल और दाग दूं। बिल्कुल आपकी इजाजत है? बिल्कुल। गोनिका की परमिशन लेनी जरूरी है ना? तो क्योंकि लगातार जो है क्रिकेट लगातार जो है गोनिका सपोर्ट कर रही है और फॉलो कर रही है, और जो सवाल आपने कहा था कि क्या था, बैट्समैन विन यू मैचेस एंड बैट्समैन विन द मैचेस बट बॉलर विंस द टूर्नामेंट, है ना? तो बिल्कुल उसी तरीके से कोचेस विन यू सीरीज लालू भाई। लेकिन एक बात मैं ये पूछना चाहता था राहुल द्रविड़ के बारे में, बहुत प्रेशर था राहुल द्रविड़ पे, और अशोक जी आपसे भी छोटी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्योंकि रोहित को और विराट को T20 में मत लेकर जाओ, जडेजा की जगह यंगस्टर्स ट्राई करो, और राहुल द्रविड़ के खुद की जगह खतरे में थी। जब से वो कोच बने थे कुछ जीत नहीं पा रहे थे, एक एशिया कप जीते थे, बुरी तरीके से हम 2022 वर्ल्ड कप हार के आए थे, उनके कोचिंग मेथड्स पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने स्टिक किया लालू भाई कि नहीं मैं रोहित और विराट के साथ जाऊंगा। ओपन करा दिया विराट कोहली से, और ज्यादा वहां पर सवाल उठे, वर्ल्ड कप के बीच में सवाल उठे कि ओपन क्यों करा रहे हो भाई, नंबर 3 पे खिला दो ना, ओपन पे जायसवाल को ले आओ। तो लेकिन अपने थॉट्स, अपने मेथड्स पे उन्होंने जिस तरीके से स्टिक किया, जिस तरीके से वो चले, वो कितना मुश्किल काम होता है एक कोच के लिए, और उसको लास्ट में सक्सेस मिला। तो आज हम वाहवाही कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, नहीं तो आज अगर वो फेल हो जाते तो बहुत मुश्किल हो सकती थी राहुल द्रविड़ के लिए एज कोच। वो भी अपना आखिरी मैच कल खत्म कर चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन कोच की तरह जा रहे हैं, लेकिन इतने मुश्किल परिस्थितियां उनकी रही हैं पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। देखिए हर एक कोच को, और स्पेशली इंडियन कोच का मुश्किलें तो ज़्यादा होती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बहुत बिकॉज अपने को सेकंड आना कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। वी हैव टू बिकम चैंपियन, और इसी चैंपियनशिप के लिए सभी लोग अगर अच्छे नहीं करते तो कोच के ऊपर ब्लेम करते हैं। और राहुल द्रविड़ के लास्ट 1-1.5 साल से डेफिनेटली उसके ऊपर काफ़ी टिप्पणी हुई, क्योंकि हम जीत नहीं रहे हैं, उसकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या है। लेकिन देखो जब कोच को पता है कि उसने क्या करना है और वो स्टिक रहे उसके साथ, कि उसने जब हारते हैं तो उसने उसका मेथड चेंज नहीं किया। ही स्टिल बिलीव कि नहीं ये ब्रांड से हम जीतेंगे, और देखो आखिर में उसका डेफिनेटली उसको यश मिला। और जैसे कि उसके कोचिंग में वो कोई टूर्नामेंट जीते नहीं थे, और एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीता वर्ल्ड कप। सो आई थिंक ही हैज साइंड ऑफ इन अ बेस्ट वे कि जब मैं कोचिंग से जाऊंगा तो एटलीस्ट उनके घर वालों और बच्चों को बाद में याद करेंगे कि नहीं यार जब मैं कोच था लास्ट में मैं वर्ल्ड कप जीत के गया। और आई थिंक दैट वाज द वन थिंग विच ऑल द प्लेयर्स सब कह रहे थे कि नहीं ये वर्ल्ड कप हमें राहुल द्रविड़ के लिए जीतना है। और आई थिंक सब लोग ने उसके लिए जीत करके उनको एक खुशी दी होगी, और स्पेशली प्लेयर लोग के लिए भी, जैसे कि रोहित और विराट के लिए, बिकॉज उन लोग दोनों भी संन्यास लिए हैं, और साथ ही साथ अब नया एक संन्यास लिए है रविंद्र जडेजा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम वर्ल्ड कप जीत के सभी को खुशियां दें। राहुल द्रविड़ कितने इंपॉर्टेंट थे टीम के लिए, वो टीम ने भी बताया कि किस तरीके से राहुल द्रविड़ आमतौर पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। समीप आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ करके दिखाते हैं। और जब टीम जीत गई तब उनका जिस तरीके से रिएक्शन था, जिस तरीके से वो शाउट कर रहे थे, वो साफ तौर पर दिख रहा था कि एक अच्छे वे में उन्होंने साइन ऑफ किया है। अच्छा, कुछ और प्लेयर्स के भी बारे में बात करेंगे। अर्शदीप के बारे में, सबसे ज्यादा टूर्नामेंट, सिंगल टूर्नामेंट में विकेट लेने वाले वो प्लेयर बने हैं, भविष्य है वो इस टीम का। यंग ब्रिगेड में अर्शदीप सिंह को आप कहां देखते हैं अशोक जी? अशोक जी? हाँ, अर्शदीप सिंह के बारे में पूछ रही हूं। अर्शदीप सिंह जिन्होंने एक सिंगल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, उसको आप कहां देखते हैं आने वाले भविष्य में? उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं?
आप ये वाला टूर्नामेंट देखेंगे और इसके वाला पहला वाला अर्शदीप देखेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये टूर्नामेंट में उसने जो बुमराह के साथ में जो बॉलिंग की है और बुमराह ने उसको जो कॉन्फिडेंस दिया है, क्रिकेट में हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप, वो जो दोनों की पार्टनरशिप बनी हुई थी ना, उसने अर्शदीप को अलग लेवल का बॉलर बना दिया है। और अर्शदीप के हाथ में आज बॉल देने के बाद हमको लग रहा था कि अर्शदीप अच्छा बॉलिंग करेगा और हर टाइम हमको वही दिख रहा था। कल वाला मैच में भी जो बुमराह के बाद वाला ओवर जो अर्शदीप ने डाला वो तो लाजवाब ओवर था एकदम। तो अर्शदीप अभी ये वर्ल्ड कप के बाद में अर्शदीप पूरा चेंज हो जाएगा अभी, और वो उसके लिए फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा बॉलर साबित होगा। बिल्कुल। लालू भाई, एक सवाल आपसे कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में करीब 24-26 खिलाड़ी यंगस्टर्स ट्राई किए गए और जिस तरीके से कुछ यंगस्टर्स ग्रूम होकर टीम में आए, एक पूरा लॉट जो है तैयार दिख रहा है, लेकिन 3 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने। क्या ये टीम तैयार है फ्यूचर के लिए? राहुल द्रविड़ जा रहे हैं, नए कोच आएंगे, आपको लगता है कि अब हमें 17 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फिर हम वर्ल्ड चैंपियन जल्दी बनेंगे? जरूर। आई थिंक जिस तरह से उसने काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी, क्योंकि उनको पता था कि काफ़ी लोग ये वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होंगे, तो आपको एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना है, और इसीलिए काफ़ी यंगस्टर्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। उसमें से काफ़ी यंगस्टर्स जो अच्छा परफॉर्मेंस की अभी टीम में है। देखो शुभमन गिल अब बाहर है, वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है। तो हमारे पास यस रिप्लेसमेंट है, रेडी है, लेकिन लालू भाई लगेगा कि लालू भाई और अशोक जी, एक सवाल आपसे, क्या एक सवाल आपसे लास्ट है, क्योंकि लगातार आवाज आ रही है, गोनिका मुझे बोल रही है कि टाइम ओवर हो गया है। क्या ऋषभ पंत को आप फ्यूचर कैप्टन, जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया, फ्यूचर कैप्टन आप किसको देख रहे हैं? आप दोनों से एक नाम प्लीज। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव या शुभमन गिल? ऋषभ पंत का भी नाम चल रहा है। अशोक जी, आपसे एक नाम, वन नेम। मेरे हिसाब से आई थिंक ऋषभ तो पंत लीडरशिप को ऋषभ पंत। अशोक जी, आपका नाम? मैं भी ऋषभ पंत की तरफ ही जाऊंगा, तो लेकिन ऋषभ पंत का नाम दोनों जो रोल कोचेस उसको ने लिया दिया गया है, जी, 3 नंबर का बैट्समैन, बिल्कुल ऋषभ पंत का नाम लिया गया है दोनों कोचेस की तरफ से, लेकिन ये तो बीसीसीआई को डिसाइड करना है कि किसको। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की राय बहुत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये टीम इंडिया जिसने ये वर्ल्ड कप जीता है, उस टीम इंडिया ने क्या कमाल किया और आगे इस टीम का भविष्य क्या होगा। वही बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अशोक जी, लालचंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, और जिस तरीके से आप लोगों ने इस टीम इंडिया के भविष्य और तमाम खिलाड़ियों के बारे में बात की है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।